हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? शो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं S3 स्टोरेज में, और कुछ इसमें पढ़ भी चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में। और स्टोरेज क्लासेस, एक दो स्टोरेज क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड स्टोरेज क्लासेस कौन सी हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग में कौन कौन सी स्टोरेज क्लासेस हैं। ठीक, सो आज हम लोग देखते हैं, प्रॉपर सेट हो जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें मैंने जैसा कि बताया, कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे तो इसमें से 20% अराउंड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, ये कहाँ चला गया? और आज मैं लास्ट में कुछ लैब में बताऊंगा कि AWS के कंसोल पे हम लोग कैसे स्टोरेज क्लासेस लाइफ साइकिल कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इसको जो इंटेलिजेंस शेयरिंग में होता है उसमें हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार अच्छा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसने क्या कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्वेंटली एक्सेस जो क्लासेस होती हैं वो कौन कौन सी, स्टैंडर्ड होता है, और X3 एक्सप्रेस वन जोन हमने पढ़ा था, और रिड्यूस रिडंडेंसी पढ़ा हुआ था। ठीक है, और इसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ा था। इंटेलिजेंस शेयरिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो होता है टीयर, वो होता है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस। ठीक है, तो जब भी कोई फाइल अगर डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस टीयर में जाएगी, और अगर वो 128 KB से कम फाइल साइज है तो फिर वो उसका टीयर जो है मूव नहीं होगा, दूसरी टीयर में नहीं जाएगा, स्विच नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फाइल 128 KB से कम की है तो उसमें वो जो स्विचिंग जो है वर्क नहीं करेगी पैटर्न बेसिस पे। ठीक, क्योंकि ये पैटर्न जो है, लोगो जो है पैटर्न आइडेंटिफाई करती है कि आपका डेटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वो पैटर्न अगर आइडेंटिफाई करके 30 डेज और 90 डेज 180 डेज का जो डिफरेंट हमारी क्लासेस हैं उसमें ये स्विच कर देता था। ठीक है, तो पहले फ्रिक्वेंटली एक्सेस में जाएगा, फिर जब उसे लगेगा कि इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि कुछ आइडल रह रहा है, डेटा आइडल रह रहा है, कोई भी इसमें एक्शन नहीं आ रहा है, तो वो स्विच करके दूसरी स्टेज में जाएगा, जिसमें कि वो 30 डेज यानी कि इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा हमारा फिर 30 डेज तक रहता है। फिर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस से अगर मान लो 30 डेज, आप मैंने बोला जब 30 डेज तक अगर डेटा वहाँ पे अगर कोई भी डेटा 30 डेज तक आइडल रहता है तो उस स्टेज में चला जाता है। कौन सी? इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में। ठीक है, तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस के बाद में हम लोग जाते हैं, अगर डेटा फिर से 90 डेज तक अगर स्टेबल मतलब आइडल रहता है, कोई भी इसमें एक्शन नहीं आता है, वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता है लोगों कि डेटा कोई यूज नहीं आ रहा, तो फिर 90 डेज के बाद में वो स्विच करके दूसरे एक्सेस में डाले, यानी कि आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस में चला जाता है डेटा। ठीक है, तो आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस में जाने के बाद वहाँ पे 90 डेज अगर डेटा स्टेबल मतलब आइडल रहा तब आर्काइव इंस्टेंस एक्सेस में चला गया। लेकिन अगर उसको भी आप बाईपास करना चाहते हो, कुछ और कॉस्ट बचाना चाहते हो आप, ठीक है, अभी आप कॉस्ट ही बचा रहे हो। अगर जब फ्रिक्वेंटली एक्सेस में था वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे हमारा डेटा जो फ्रिक्वेंटली बार बार एक्सेस हो, हमने ऐसा मान रखा था कि डेटा बार बार एक्सेस होगा, बट ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है, डेटा यूँ ही पड़ा हुआ था और उसका कोई एक्शन नहीं आ रहा था और पैसा उसका ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने उसको स्विच करवा करके मैंने लाइफ साइकिल पहले कॉन्फ़िगर कर दिया कि स्विच करके तो आप इनफ्रिक्वेंट में जाओ। इनफ्रिक्वेंट वाला में भी कुछ डेटा ऐसा था कि वहाँ पे भी उसका कोई भी एक्शन नहीं आ रहा था 90 डेज तक। कुछ डेटा ऐसा था जो 90 डेज तक कोई यूज नहीं आ रहा था, तो फिर हमने उसको आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस में डाल दिया। अब आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस से भी डेटा अगर मूव करना चाहते हो उसको बाईपास या आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस को बाईपास करना चाहते हो कम्प्लीटली, आप कहाँ इनफ्रिक्वेंट एक्सेस से डायरेक्टली जाना चाहते हो बाईपास करके आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस को दूसरी किसी और चीपर स्टोरेज में, तो वो स्टोरेज थी हमारे आर्काइव एक्सेस। ठीक है, तो आर्काइव एक्सेस में डाल सकते हो या फिर आप उसको मूव करके डीप आर्काइव में डाल सकते हो। ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसा मतलब 100 टाइम्स पैसा उसका कम, 100 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स तो फिर पूरी जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कम फिर कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका टाइम लॉन्ग टाइम 180 डेज में फिर डेटा अगर कोई बहुत 180 डेज तक मिनिमम रखना पड़ेगा, अगर उससे कम रहता है तो भी कॉस्ट आपका देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, जाने के बाद
तो ये सारी स्टोरेज थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैंने आपको बताया हुआ है। इसे अगर स्टोरेज में, क्योंकि हम S3 ही नहीं पढ़ेंगे केवल, इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जितना भी स्टोरेज AWS प्रोवाइड करता है सारा पढ़ेंगे। हालांकि DB को छोड़ करके, ठीक है, डेटाबेस लेयर को छोड़ करके, RDS हो गया हमारा, ठीक, वो अभी छोड़ देंगे क्योंकि RDS वाला अलग से सेपरेट लेक्चर बनाएंगे हम लोग। तो बाकी हमारा EFS हो गया, EBS हो गया, है ना, ये सारा कैश हो गया और FSX हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग S3 पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज हमारा टॉपिक था, जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट जो ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट अभी किया मैंने, तो यहाँ पे 2-3 स्टोरेज डिफरेंट है जो हम लोगों ने नहीं पढ़े थे। जैसे कि फ्रिक्वेंट एक्सेस आया, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। हमने कहा कि डेटा इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में जाता है, तो वो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस वाले कौन से स्टोरेज क्लासेस होते हैं वो हम लोगों को अभी जानने हैं, ठीक है। और इसके बाद में मैंने बताया कि आर्काइव में चला जाता है, तो आर्काइव वाले स्टोरेज एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो आर्काइव वाले भी हम लोग आज पढ़ेंगे, मतलब इनफ्रिक्वेंट एक्सेस और आर्काइव पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं हमारे पास ये देखो, जब भी कभी कोई चीज़ नया नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हो, उससे पहले प्रीवियस वाले को रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये चीज़ थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। तो आज ये इनफ्रिक्वेंट एक्सेस है हमारा, ठीक। तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस हमारा क्या होता है कि डेटा जो है, हमारा डेटा अगर कहीं पे हमने स्टोर किया, उसको बार बार एक्सेस नहीं करना है। आपको अगर पता है कि डेटा हमारा अप्रॉक्स 30 डेज, यहाँ पे क्योंकि मैंने लिमिट बता रखी पहले से 30 डेज, 90 डेज और 180 डेज, यानी कि अगर कोई डेटा 30 डेज से कम, 30 डेज में एक नहीं एक्सेस होता है, एक बार भी एक्सेस नहीं होता है, ठीक है, या एक बार एक्सेस होता है मैक्सिमम, ठीक है, या 30 डेज के बाद में एक्सेस होता है, तो इस टाइप से मतलब वो डेटा हमें फ्रिक्वेंट एक्सेस में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर 30 दिन में 1 ही 2 बार एक्सेस करना है तो फ्रिक्वेंट एक्सेस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंट एक्सेस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, स्टोरेज कॉस्ट पड़ता है। यहाँ पे इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में स्टोरेज का कॉस्ट नहीं पड़ेगा आपको पड़ेगा सिर्फ रिक्वेस्ट का कॉस्ट। तो आपकी मिनिमम रिक्वेस्ट जितनी होंगी उतना ही मिनिमम कॉस्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में आपने डाल दिया, और इनफ्रिक्वेंट एक्सेस का मैंने बताया 30 डेज का रेंज होती है, ठीक है। और इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में इसमें 2 टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड IA होता है और वन जोन भी होता है इसमें। तो स्टैंडर्ड IA मतलब इनफ्रिक्वेंट, स्टैंडर्ड का इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, जो हमारा स्टैंडर्ड हमने जब पहले पढ़ा था, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड ही स्टोरेज होता है, क्लास होती है, जो अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो कोई भी, ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड जो है S3 स्टैंडर्ड में ही डेटा जाता है। तो जो स्टैंडर्ड में फीचर होते हैं वही फीचर यहाँ पे भी लगभग में अवेलेबल होते हैं, बट एक अंतर रहता है इसमें यहाँ पे कि यहाँ पे इनफ्रिक्वेंट टाइप एक्सेस हमारा इनफ्रिक्वेंट टाइप रहेगा, बाकी अवेलेबिलिटी हमारी उतनी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। और अवेलेबिलिटी के बाद में क्या कहते हैं उसको अवेलेबिलिटी हमारी लगभग में उतनी, थ्रूपुट जो हमारा होगा रिक्वेस्ट का वो भी रहेगा उतना ही, और ड्यूरेबिलिटी की भी बात करें तो ड्यूरेबिलिटी भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे फीचर मिलते हैं। मतलब इसमें ऐसा कि जब इनफ्रिक्वेंट एक्सेस जरूर है, बट इंस्टेंट एक्सेस मिलता है मुझे, ठीक है। इंस्टेंट एक्सेस जो जैसा कि मैंने बताया था अभी जस्ट पहले, जो हम लोग इंटेलिजेंस टीयरिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस मैंने बोला था। आर्काइव वो स्टोरेज किस टाइप का, आर्काइविंग टाइप का, यानी कि लॉन्ग टाइम पे तक स्टोर करने के लिए वो स्टोरेज है, स्मॉल टाइम के लिए नहीं है। बट वहाँ पे एक एक्सेस है जो वो इंस्टेंट आपको, मतलब इट मीन्स यहाँ कि आप सिंक्रोनस एक्सेस, सिंक्रोनस रिस्पॉन्स रिप्लाई जो है आप वहाँ पे फॉलो होता है। आसिंक्रोनस की ज़रूरत नहीं होती है। आसिंक्रोनस की ज़रूरत वहाँ पे होती है जहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस हमारा इंस्टेंट रहेगा, इंस्टेंटली आपको एक्सेस, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, बट रिक्वेस्ट आप बार बार नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है। डेटा यहाँ पे भी 30 डे मतलब मीन्स 30 डेज़ का मिनिमम रहना चाहिए डेटा, ठीक है, अदरवाइज आपको कॉस्ट 30 डेज़ का आपको देना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि 128 KB का डेटा आपको यहाँ पे भी होना चाहिए, अदरवाइज 128 का KB का ही कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। 128 से कम का अगर भी है फाइल तो भी आपको 128 KB का ही फाइल का साइज, जो भी साइज 128 का मिनिमम कॉस्ट पे करना पड़ता है। शायद ये इसमें होगा या फिर आर्काइविंग में होगा, वो देख लेंगे अभी। और वन जोन में देखो, अगर S3 स्टैंडर्ड वन जोन की हम बात करते हैं तो वन जोन में सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, देखो है तो S3 स्टैंडर्ड IA ही लगभग में, S3 स्टैंडर्ड IA और S3 स्टैंडर्ड जो है वन जोन IA, ठीक। वन जोन IA में
केवल ये हो जाता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है तो इसमें मिनिमम रिप्लिकास जो बनती हैं आपकी वो 3 बनती है और डिफरेंट डिफरेंट जोन में बनती है। सेम जोन की नहीं बात कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जोन में बनती है। बाकी अगर वन जोन में भी देखो जाए तो वो 3 डिवाइसेस यूज करते होंगे अलग अलग, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही यूज करेंगे मशीन अगर ख़राब हो गई तो वो कैसे उसको फेलोवर को बाईपास कर पाएंगे, ठीक है। तो वो फेलोवर को मैनेजमेंट करने के लिए वो अपने तरफ से 3 मशीन को यूज करते हैं। बट अगर एक ही जोन है तो वहाँ पे आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भूकंप अर्थक्वेक आ जाता है ना, तो इसकी वजह से अगर कोई लॉस होता है तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं है आपकी, ठीक है। बट आपने जो बोला है उस पर आपको ड्यूरेबिलिटी 100% मिलती है, मतलब जो भी है 100% मिलती है। 100% ही है क्योंकि 99.9 टाइम्स 9% टाइप की ड्यूरेबिलिटी रहती है अमेजॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर यही है कि आपका वन जोन एक ही जोन में स्टोर होगा, मल्टीपल जोन्स में नहीं होगा, ठीक है। तो बस ज़्यादातर इतना ही डिफरेंस रहता है इसमें। S3 स्टैंडर्ड आइए और वहाँ पे वन जोन आइए। एक तरफ से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ हाइड तो नहीं हो रहा है, हाइड नहीं होना चाहिए, चलो बैठ जाता हूँ तो इसमें वैसे थोड़ा फ़ायदा रहेगा, तो हाइड कम होगा अप्रॉक्स। हाँ, तो यहाँ पे हमने जैसे कि पॉइंट कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर करना है, ठीक है। S3 स्टैंडर्ड आईए वन जोन आईए हमारा हो गया, ये लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। मतलब इसका मतलब है एक वर्ड से ही समझ सकते हो कि ज़्यादा टाइम तक आपको रखना, अगर किसी डेटा को रखना है उस तभी आपको यहाँ पे यूज करना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए रखना है, ठीक है। मिनिमम जो कि यहाँ पे आप दिया होगा ड्यूरेशन वो आपको मिल जाएगा आगे। तो फ्रिक्वेंटली इनफ्रिक्वेंट एक्सेस डेटा जो मैंने बताया कि डेटा बहुत जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट, आप बार बार रिक्वेस्ट नहीं मार सकते हो। मंथली में जो भी ज़्यादा रिक्वेस्ट मारने के लिए मार सकते हो, बट डेटा भी मिलेगा, बट उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी हो कि मान लो आपने मान के चलते हैं कि हमारा लॉग्स था, ठीक है, सिस्टम का लॉग जनरेट होना, तो वहाँ पे जो फ्रिक्वेंट एक्सेस ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है एक बार हमने एक्सेस करना पड़े, ठीक है, लॉग को। हमें स्टार्ट में जब मान लो आज बग आया तो आज तुरंत पहले बार तो प्रोडक्शन बग आता है तो तुरंत पता चल जाता है, ठीक, इशू आ गया तुरंत रिजॉल्व करना है, एक दिन में ही रिजॉल्व होता है, ज़्यादातर हो सकता है 2 दिन हो जाए, है ना। और उसके बाद में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बाई चांस फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है 2-4-5 मैक्सिमम 1 हफ्ते में एक ही बार आप एक्सेस करोगे। इसके बाद में वो डेटा हमारा क्या होगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर उस डेटा के लॉग डेटा पे हो सकता है कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हो, मशीन लर्निंग कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, डेटा को आपको कुछ क्या करना, क्या उसको समझना चाह रहे हो, आप उसको पैटर्न को, उसकी रिक्वेस्ट पैटर्न को समझना है, बहुत सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करनी होती है उस पर। तो वो कुछ उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार एक्सेस करना है आपको लास्ट में, तो मंथ में, तो उसको आप ऐसे चीपर स्टोरेज में डाल दोगे। ये रिक्वेस्ट जब कभी भी आपको मॉनिटर करना है, उसको एनालिसिस करना है, तो एक बार फेच कर सकते हो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। बाकी इसके बाद में 1 मंथ के बाद हो सकता है उसकी कोई ज़रूरत ही ना पड़े आपको, तो उसको परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप का है। यहाँ पे लाइफ साइकिल में कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं, हम दिखाएंगे भी थोड़ा बहुत कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इनफ्रिक्वेंट एक्सेस जो हमारे ये आईए और वन जोन आईए हमारे हैं ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल मिली सेकेंड एक्सेस, यानी कि जो इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा जो हमारा S3 स्टैंडर्ड में रहता है वही यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा चार्जेज रिट्रीवल फ़ी फॉर दीज ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया जो इसमें रिट्रीवल फ़ी चार्जेस लगता है। आप रिक्वेस्ट बार बार अगर करते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर वो चीपर नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप वैसे ही डेटा को डालें जिसमें कि एक्सेस जो है इनफ्रिक्वेंट टाइप का हो, फ्रिक्वेंटली ना हो। अब इसमें कौन कौन से काम के लिए जो कुछ काम दिए गए, जैसे कि कुछ आपको बैकअप बनाना है, ठीक है, डीबी का बैकअप बना के रखना है। अब डीबी आपका मान लो 1 मंथ का ही ज़रूरत पड़ती है, बाकी 1 मंथ के बाद में लेटेस्ट डेटा जो हमारा फ्रंट एंड पे शो करते हैं वो 1 मंथ का करते हैं, उसी में प्रोसेसिंग होती है, कुछ डेटा ऐसा है, बाकी उसकी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। बट हाई चांस फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ जाए उस पर, तो उसके लिए हम उसको बैकअप बना के रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस काम के लिए रख सकते हो। ओल्डर डेटा, ठीक है, कुछ पुराना डेटा जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, है ना, उसके लिए भी आप यहाँ पे रख सकते हो। लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो, तो टू टेल अमेजॉन ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट
जिससे कि लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगर कर सकते हो अमेजोन को बताने के लिए कि आप इसके इतने दिनों के बाद इसको ट्रांजेक्शन कर दो ऑब्जेक्ट को, मतलब स्विच कर दो, दूसरे स्टोरेज में डाल दो आप, ठीक है, सस्ते स्टोरेज में। तो यहाँ पे अच्छा मैंने लाइफ साइकिल यहीं पे है, लास्ट लेक्चर में नहीं था आई थिंक, क्या मैं पॉइंट, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे इस देखो मैनेजिंग लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल मैंने हम कैसे करते हैं, वही जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, ठीक है, हिंदी में। तो वही है कि आपको क्या करना है, इफ़ यू अपलोड पीरियोडिक लॉग बकेट यू माइट नीड देम फॉर अ वीक आफ्टर मंथ यू डोंट वांट, ठीक है। तो एक मंथ के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो पीरियोडिक लॉग यहाँ पे पीरियोडिक लाइफ साइकिल आप बना सकते हो, जैसे कि आप 30 डे कुछ दिनों के लिए स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए आप फ्रिक्वेंट एक्सेस करना चाह रहे हो, इसके बाद में आप इनफ्रिक्वेंट एक्सेस करना चाह रहे हो, इसके बाद आप हो सकता है आर्काइव करो या हो सकता है आप परमानेंटली डिलीट कर दो। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं इम्पॉर्टेंट, आपको काफ़ी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। अब यहाँ पे कुछ है, विद S3 लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन रूल यू कैन टेल अमेजोन S3 टू ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट टू लेस एक्सपेंसिव। श्योर है कि आपको चीपर जो स्टोरेज है उस पर आप डेटा को ट्रांजिशन करवाना चाहोगे कुछ, उसी लिए आप लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगर कर दो और वहाँ पे जो बता दो उसको स्टेप्स बता दो कि इस बाय डिफ़ॉल्ट अगर जब इंटेलिजेंस ट्रेनिंग में जब डालोगे तो वो तो अपना मैनेज करता ही करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और ज़्यादा आपको, जैसे कि मैंने बताया, 2 ऑप्शनल होते हैं, आर्काइव करना और डीप आर्काइव करना। तो आर्काइव एक्सेस और डीप आर्काइव एक्सेस में भी डालना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। वो चीज़ हमें हम दिखाएंगे आगे चल के, आप रुके रहना थोड़ी देर, ठीक है। चलिए मत जाना जल्दी से। तो आर्काइव डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हालांकि जो हमारा डेटा है, देखो सूटेबल फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं मोस्टली उनके लिए ज़्यादा सही होता है, बट आपको फॉर ऑब्जेक्ट लार्जर देन 128, अगर इससे कम डेटा है, अब यहाँ आगे चल के पता चलेगा, तो इससे ज़्यादा 128 KB से बड़ा डेटा जो लार्जर डेटा होता है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक। बट आप इसको कम भी स्टोर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट लीस्ट 30 डेज़ के लिए आपको स्टोर करना है, जो आपको रेंज बताया था। अगर ऑब्जेक्ट आपका 128 KB से कम का भी है, ठीक है, तो अमेजोन आपको चार्ज करेगा 128 KB के लिए ही। ऐसा नहीं है कि पूरा ही अब कम उतना ही चार्ज करना पड़ेगा जितना साइज, नहीं, 128 मिनिमम है, आपको उतना तो पे करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा 30 डेज मिनिमम स्टोरेज पीरियड होता है हमारा, इसमें क्या होगा, 30 डेज का मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन पीरियड है, ठीक है। यू आर चार्ज फॉर 30 डेज ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिलीट कर देते हो बीच में, 30 डेज से पहले डिलीट कर देते हो तो भी चार्ज आपको देना पड़ेगा 30 डेज का। और अगर आपका ट्रांजिशन कर देते हो दूसरे लेयर में तो उस हिसाब से फिर पे करना पड़ेगा, ट्रांजिशन का पेमेंट होता है क्योंकि देना पड़ता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एक यहाँ से वहाँ मूव करता है उसका भी चार्ज आपको देना पड़ता है। स्टोरेज का 30 डेज विल इनकर द नॉर्मल स्टोरेज यूजेज चार्जेस प्लस अ प्रो रोटेड डेटा चार्ज, ठीक, जो मैं यहाँ पे दिया, प्रो रोटेड डेटा चार्ज फॉर अ रिमाइंडर ऑफ 30 डेज मिनिमम। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको तो वो मैं लगभग मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी जस्ट, कि हमारा ये जो मल्टीपल ज्योग्राफी लोकेशन में रहता है, ठीक है, रिडंडेंटली, ठीक है, कि हमारा ये जो S3 स्टैंडर्ड आए है मल्टीपल ज्योग्राफी लोकेशन, हम जैसा कि मैंने बताया मल्टीपल जोन्स में रहता है, ठीक है। तो 3 जोन मिनिमम रहते हैं, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम S3 स्टोरेज क्लासेस, और इसके बाद में सिमिलर टू S3 स्टोरेज का, जैसा कि S3 स्टोरेज स्टैंडर्ड में जो मैंने अभी कंपेयर करके बताया कि S3 स्टैंडर्ड में जो रहता है फीचर वही इसमें भी मिलता है प्रॉक्स। S3 स्टैंडर्ड आई ऑब्जेक्ट जो है रिजिलियंट होता है, हाई टू लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। क्यों रिजिलियंट रहता है? और फॉल्ट टॉलरेंस भी होगा, क्यों? क्योंकि मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट जोन में बना रखी हैं, एक ही जगह नहीं है उसकी, है ना। ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये चीज़ें याद करने की पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसके बाद में ऑफर ग्रेटर अवेलेबिलिटी, बिल्कुल ग्रेटर अवेलेबिलिटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपको पता है मल्टीपल कॉपीज़ बनी हुई हैं और इसकी स्केलेबल भी होगा, ठीक है, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। एंड रेजिलियंसी 1 जोन, अब कंपेयर करके बताओ 1 जोन आई तो उससे ज़्यादा होगी वैसे भी, क्योंकि रेजिलियंट तभी होगा जब आपका फॉल्ट टॉलरेंस होगा प्रॉपरली, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस तभी होगा
जब आप उसको फॉल्ट कोई आती है तो उसको रिकवर मतलब ओवरकम उसको फॉल्ट को एक तरीके से टॉलरेट कर सको। टॉलरेट करने का मतलब है कि कोई इशू आता है उसको बाईपास कर सको कम से कम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो इस सर्वर में कोई इशू आ गया, अब ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट आप उस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर दो दूसरे सर्वर पे जिससे कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। तो उसको रिस्पॉन्स चाहिए। अगर रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, कोई भी आप बैकएंड में आपके फॉल्ट आ रही है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे लेने देने नहीं, मुझे तो रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अगर वो मिल रहा है तो एप्लीकेशन फॉल्ट टॉलरेंस भी है और रेजिलिएंट भी है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। अभी एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या कहते हैं, सिस्टम डिज़ाइन में जो कैप थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कैप जो हम पढ़ेंगे, जो कैप में क्या होता है, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, तो वो चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। इसके बाद में आता है वन जोन आईए, तो लगभग में वन जोन आईए भी सेम ही है, बट अंतर यही है कि इसका जो अवेलेबिलिटी है, रेजिलियंस है, ये थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी उतनी ही रहेगी आपकी, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपने स्टोरेज क्लास पिक किया हुआ है और जो आपने पहले से, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पे मल्टीपल जोन्स नहीं है, एक जोन में होगा, बट उस जोन पे डेटा जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है। एक चीज़ में तो ज़्यादा डिफरेंस इनमें दोनों में, सिंगल जोन और मल्टी जोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबिलिटी का डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है, यहाँ पे 99.99% होगा, यहाँ पे 99.9% होगा या 95% होगा, 95 रहता है आई थिंक, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना कम। बट यही है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए कौन जानता है भाई, हम भी नहीं जानते ना आप जानते हो। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे रिकवर करने का डेटा, अगर आप रिकवरेबल टाइप का डेटा नहीं है तो फिर स्टोर करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। आपका डेटा अगर रिक्रिएट हो सकता है आपके एप्लीकेशन के थ्रू तो वो अलग बात है, तो आप इसमें इस टाइप के चीपर स्टोरेज में डाल दोगे तो आपको इससे फ़ायदा भी होगा, काफ़ी कम कॉस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो वही है, नॉट रेजिलिएंट, ओनली अवेलेबिलिटी, वन अवेलेबिलिटी जोन, S3 आईए स्टोरेज, ड्यूरेबल, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, बाकी मैंने बता ही दिया है मेन पॉइंट इसके। तो देखो ये भी पॉइंट कन्फर्म हो गया, ठीक है। बातों बातों में भी हो गया कंप्लीट। जो मैंने बताया, अगर डेटा को रिक्रिएट अगर रिक्रिएट नहीं हो सकता है तो इसका मतलब आपको S3 स्टैंडर्ड आईए में ही डालना है। अदरवाइज अगर रिक्रिएट हो सकता है डेटा, रीजनरेट कर सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी आपके पास में कोई फैसिलिटी है ऐसी, तो आप उस टाइप के डेटा को यहाँ पे डाल सकते हो। या फिर ऐसा मानो कि उसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जब तक चलता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एनालिसिस टाइप का था और उस पर एनालिसिस चल रही है डेटा की, आपके पास डेटा है वो अभी, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन पे आप वहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है S3 स्टोरेज क्लास फॉर आर्काइविंग ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट को आर्काइव करना है, जो मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि आर्काइव, डीप आर्काइव और आर्काइव एक्सेस, आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस तो छोड़ ही दो, आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस भी रखते हैं, आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस और आर्काइव एक्सेस और डीप आर्काइव, 3 बताए थे मैंने आपको जो इंटेलिजेंस टियरिंग में थी, ठीक है। यहाँ पे भी वो तीनों यहाँ पे उठा करके ले आओ, ठीक, बस नेमिंग में चेंजेस करना है आपको तुरंत। तो आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस जो था यहाँ पे हमारा इंस्टेंट रिट्रीवल टाइप का रहेगा। जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्लेशियर ही आर्काइविंग के लिए यूज होता है। ग्लेशियर जो स्टोरेज क्लास है वो आर्काइविंग के लिए ही यूज होता है। तो ग्लेशियर हमारा S3 ग्लेशियर और इंस्टेंट रिट्रीवल करते हो, ठीक, जो इंस्टेंट आर्काइव था, क्योंकि ये आर्काइव के लिए ही यूज होता है, तो आर्काइव वर्ड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेम के मैं बता रहा हूँ कि नेम को याद कैसे करना है, ठीक है। बाई चांस आपको नहीं याद पता है कि आर्काइव अच्छा आर्काइव के लिए होता है और डीप आर्काइव होता है, इंस्टेंट आर्काइव होता है, तो वो उनमें अगर वो चीज़ें आपको पता है तो ये भी पता है। इसमें सिर्फ एक टाइप, एक ग्लेशियर टाइप होता है, तो ग्लेशियर हमारा है, और इंस्टेंट जो हमारा आर्काइव था, आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस था, तो S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार अगर मान लो इंस्टेंट हटा दो तो फ्लेक्सिबल रिट्रीवल हो गया, और बाकी डीप आर्काइव था यहाँ पे, तो डीप आर्काइव यहाँ पे भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी स्टोरेज मिलेंगे। S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल हो गया, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल हो गया, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल लगा दिया क्योंकि फ्लेक्सिबल में मतलब कि कोई भी रिट्रीवल, यहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस नहीं है,
इंस्टेंट रिट्रीवल नहीं है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब यही हो गया कि आप कैसे भी एक्सेस करना है, ठीक है। इंस्टेंट भी कर सकते हो, बट आपको फ्लेक्सिबल नॉन इंस्टेंट नहीं भी करना है। इंस्टेंट तो नहीं मिलेगा एक्सेस इसमें, फ्लेक्सिबल का मतलब यही है, ठीक है, कि यहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस नहीं रहता है। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको पहले, जो मैंने उस समय पॉइंट बताया था कि आपको पहले रीस्टोर करना पड़ता है डेटा। क्या करना पड़ता है? रीस्टोर। पहले आप डेटा को रीस्टोर करोगे तभी एक्सेस कर पाओगे। दोनों में, चाहे आप फ्लेक्सिबल रिट्रीवल लो और वहाँ पे भी जो मैंने बताया था, जो आर्काइव एक्सेस बताया था, डीप आर्काइव बताया, दोनों में वहाँ पे भी पहले आपको क्या रीस्टोर करना पड़ता है फिर, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा लॉन्ग टाइम रहता है। यहाँ पे लगभग में एक अप्रॉक्स से 2-4-5 मिनट में लगते हैं इसमें, ठीक है। डेटा को एक्सेस मिनिमम 5 मिनट तो लगते हैं, ठीक। और उसमें जो डीप आर्काइव है तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या कहते हैं, पहले रीस्टोर करेंगे फिर उसको एक्सेस करते हैं, ठीक। तो इंस्टेंट रिट्रीवल में आप देखते एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ ये पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, ओके, हाईलाइट किया था वो, बट मुझे लगता है मैंने सेव नहीं किया था, तो कोई बात नहीं। मेन पॉइंट फिर भी यहाँ पे देखो, आपको 3 टाइप के स्टोरेज क्लास मिलते हैं, S3 इंस्टेंट रिट्रीवल और फ्लेक्सिबल रिट्रीवल और ग्लेशियर डीप आर्काइव, ठीक है। ग्लेशियर डीप आर्काइव स्टोरेज क्लास है। ये किसके लिए? लोवेस्ट कॉस्ट डेटा आर्काइविंग, मतलब बहुत ज़्यादा चीपर आपको यहाँ पे स्टोरेज क्लास मिलने वाली है। बट वही अंतर है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग लाइफ डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्मॉल टाइम के लिए आपको स्टोर करना है। स्टोरेज क्लासेस ऑफर द सेम ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिलियंसी एज S3 स्टैंडर्ड। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी सेम ही रहेगी जैसा कि मैंने बताया था, और रेजिलियंसी इसकी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके भी मतलब यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट जोन्स, मल्टीपल जोन्स में ये स्टोर करता होगा, क्योंकि सिंगल जोन की यहाँ पे बात ही नहीं कही गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम ग्रेटर इक्वल टू 3 इसका जोन्स होंगे, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ स्टोरेज एंड क्लास एंड ड्यूरेबिलिटी, तो यहाँ पे अगर देखोगे S3 स्टैंडर्ड एंड S3 स्टैंडर्ड IA स्टोरेज क्लास जो है, ठीक है, जो हमारा S3 स्टैंडर्ड में मिलता है, S3 स्टैंडर्ड IA स्टोरेज क्लास में मिलता है, वही यहाँ पे रेजिलियंसी और ड्यूरेबिलिटी मिलने वाली है आपको, ठीक। ग्लेशियर रिट्रीवल, यहाँ पे इंस्टेंट रिट्रीवल में मेन जो पॉइंट हमने हालांकि टिक किया था बट नहीं है इस समय, तो यहाँ पे जो वहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ था वो आपको पता होगा, 90 डेज मिनिमम टाइम रहता है यहाँ पे। जो S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल 90 डेज इसमें भी रहता है मिनिमम ड्यूरेशन, और इसकी भी 90 डेज ही मिनिमम ड्यूरेशन रहती है। बट अंतर वही है कि यहाँ पे मिली सेकेंड एक्सेस मिलेगा आपको और यहाँ पे मिनट्स में एक्सेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनट्स में एक्सेस मिलेगा और यहाँ पे आपको मिली सेकेंड में एक्सेस मिल जाएगा आपको। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ का, इसमें और इसमें। और ये हमारा काफ़ी मतलब ये थोड़ा ये भी चीपर बहुत है, बट ये जो है ये इससे भी चीपर है, इंस्टेंट एक्सेस रिट्रीवल से भी चीपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आप इंस्टेंट एक्सेस बार बार करते नहीं हो और टाइम भी ज़्यादा लगा रहे हो, तो इसका मतलब वहाँ पे लोड कम पड़ेगा उनके सर्विस में, तो उन्हें काफ़ी कम स्केलेबल बनाना पड़ेगा उस सर्विस को, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी बात स्टोरेज टाइप भी वो डिफरेंट चीपर स्टोरेज टाइप जो हार्डवेयर है वो भी यूज कर सकते हैं, है ना। और प्रोसेसर की भी जिस मशीन में होगा उतनी हैवी प्रोसेसर की भी ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो इस टाइप से उन्हें वो कॉस्ट बचा करके ही तुम्हें लोअर कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सेस रिक्वायर मिली सेकेंड रिट्रीवल यहाँ पे है, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल स्टोरेज क्लास ऑफर्स अ कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू S3। अब किससे यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया? S3 स्टैंडर्ड IA से किया है। क्यों S3 स्टैंडर्ड IA स्टोरेज से किया? क्योंकि S3 स्टैंडर्ड IA ही था अभी तक सबसे ज़्यादा चीपर, ठीक है। लेकिन 1 जोन IA से क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 जोन IA से इसलिए नहीं किया कि वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो सिंगल जोन में स्टोर होता है। अगर उससे कंपेयर करोगे तो फिर इसमें कैसे कर पाओगे, क्योंकि मल्टीपल जोन्स में इसमें सेफ्टी भी तो है उतनी ज़्यादा डेटा की, ठीक है। तो इससे सेम सेफ्टी में सेम मतलब सेम ड्यूरेबिलिटी और सेम क्या कहते हैं कहाँ गया वो पॉइंट, रेजिलियंसी, सेम ड्यूरेबिलिटी और सेम रेजिलियंसी में आपको इसी से कंपेयर करना है, ठीक है। S3 स्टैंडर्ड IA तो उससे भी ये ज़्यादा चीपर है, समझ सकते हो। सिम लेटेंसी देखो यहाँ पे दिया हुआ विद सेम लेटेंसी एंड थ्रूपुट दिया भी है। परफॉर्मेंस एज S3 स्टैंडर्ड IA स्टोरेज क्लास
स्टोरेज क्लास से ग्लेशियर इंस्टॉलेबल हैज हायर डेटा एक्सेस कॉस्ट। और ये चीज़ है कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आपसे पहले ही मना कर दिया गया है कि आपको कम एक्सेस करना है इसको, लेकिन आप ज़्यादा एक्सेस करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, बट चार्जेज बहुत हायर चार्जेज यहाँ पे पहले से लगा रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे डेटा को आपको यहाँ पे डालना है जो बहुत कम एक्सेस हो सकता है मिनिमम जो 90 डेज दिया, हो सकता है आपको वो 160 या 1 साल बाद ही एक्सेस करना पड़े, ऐसा करके तो और चार्जेज कम रहेगा इसका। बट अगर इमरजेंसी पड़ जाता है, क्योंकि डेटा हम रखते ही इसीलिए है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एक्सेस कर सकते हो। S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, यहाँ पे भी देखो डेटा जो 4 for 90 डेज, मिनिमम जो चार्जेज है वो 90 डेज के लिए लगता है, ठीक है। अगर आप चाहें स्टोर करें 90 डेज के लिए, चाहे ना करें, लेकिन मिनिमम चार्जेज आपको इतना ही लगेगा, ठीक है। और जो एक्सेस आपको होता है यहाँ पे मिली सेकेंड में नहीं, यहाँ पे मिनट में होता है, 1 to 5 मिनट, ठीक है। हम चाहें तो इसको येलो भी करते जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 5 मिनट में, और दूसरा यहाँ पे पोर्शन डेटा माइट नीड टू बी रिट्रीव इन अ मिनट है, ठीक है। 1 मिनट डाटा स्टोर इन S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल स्टोरेज क्लास हैज अ मैक्सिमम स्टोरेज ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 90 डेज। तो 90 डेज का जो है इसका पीरियड रहता है मिनिमम जो स्टोरेज पीरियड है इसका मिनिमम 90 डेज। अगर इससे कम, अगर एंड कैन बी एक्सेस इन लिटिल ऑफ 1 से 5 मिनट में एक्सेस कर सकते हो, और जो मिनिमम ड्यूरेशन है इसका 90 डेज है। अगर इससे जहाँ एक पहले भी आप इसको हटा देते हो, डिलीट मार देते हो या स्विच करते हो, तो डेटा आपको चार्ज 90 डेज का देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेडिटेड रिट्रीवल छोड़ते हैं, रिट्रीवल टाइम फ्लेक्सिबल है, रिट्रीवल टाइम इज़ फ्लेक्सिबल एंड यू कैन रिक्वेस्ट। अब एक चीज़ है फ्री बल्क है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा फैसिलिटी दी गई है कि आप इसको बल्क में डेटा अगर एक्सेस करना चाहते हो एक साथ में बहुत सारा, और उसमें टाइम का तुम्हारे पास ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है कि आपको मिनट में चाहिए, तो डेटा ये बहुत 24 आवर्स में आई थिंक लेते हैं, 24 आवर्स लेता है, आई थिंक 24 आवर है, 12 आवर्स ऐसा लेता है। तो उसमें 12 आवर्स में आपको डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट रिट्रीव करके वो दे देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब जो हमें रीस्टोर करते हैं ना, तो रीस्टोर यहाँ पे करना ही पड़ता है, रीस्टोर बल्क में रीस्टोर रिक्वेस्ट कर दो आप, और आपका टाइमिंग जो है, अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुरंत इंस्टेंट ज़रूरत नहीं है 1 to 5 मिनट के हिसाब से, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 12 घंटे में अप्रॉक्स मिल जाता है, ठीक है। तो 12 घंटे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, कितना अच्छा है, ठीक है। एक दिन पहले से ही डिसाइड कर लो कि हमें कल एक्सेस करना है, काम करना है इस पर। ये अनएक्सपेक्टेड डेटा यू रिट्रीव फ्री बल्क है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 से 12 घंटे, देखिए 12 घंटे मिनिमम, 5 से 12 घंटे लग सकते, तो 12 घंटे एवरेज में निकाल के चलो, ठीक है। एवरेज में नहीं, मतलब 12 घंटे लेके, मतलब क्योंकि यहाँ पे वर्स्ट केस लेके चलना है आपको, ठीक है। इफ़ यू डिलीट, क्योंकि आप बाद में कहोगे अरे हमने तो सोचा था आप 6-7 घंटे में भी दे सकते हो, लेकिन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने बताया 12 घंटे, तो वो तो सोच के जब 12 घंटे तक उसके पास ऑप्शन है कि 12 घंटे में देना है। तो यहाँ पे अगर आप डिलीट ओवरराइड चार्ज कर कुछ भी करते हो, जो हमने पहले भी एक पॉइंट बताया था, कुछ भी करते हो तो चार्ज आपको 90 डेज़ का देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ में जो हम लोग क्या कहते हैं रीस्टोर करते हैं, उसका जो हमारा पास में जो परफॉर्मेंस है यानी ट्रांजेक्शन्स हैं, इतने ट्रांजेक्शन पर सेकंड में अब ये सर्व कर सकता है, इतना कैपेबल है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी के बारे में आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है। S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, तो S3 जो हमारा डीप आर्काइव है, ये हमारा 180 डेज़ के लिए ड्यूरेशन का टाइम रहता है, तो यहाँ पे दिया होगा। और इसमें भी जो 1000 ट्रांजेक्शन और बल्क रिट्रीवल है, दोनों फीचर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, बट यहाँ पे बल्क रिट्रीवल का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, हो सकता है 24 आवर्स या 48 आवर्स आपको लगे यहाँ पे, ठीक है, मिलने में डेटा, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कि बल्क रिट्रीवल करते हो, ठीक। और जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी जो यहाँ पे दिया उसी से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे जो दिया 100 ट्रांजेक्शन पर सेकंड आपको रीस्टोर में आपको इतना रिक्वेस्ट पर सेकंड में मिल जाता है, तो यहाँ पे भी रीस्टोर करना है 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड में प्रोसेस करवा देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। और यहाँ पे भी 90 डेज से डेटा जो हमारा 90 डेज रहता है, तो यहाँ पे 180 डेज, तो 180 डेज से पहले डिलीट करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो कुछ मिनिमम 180 डेज का आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो यू आर चार्ज फॉर, कहाँ गया हमारा चार्ज फॉर 180 डेज, मिनिमम 180 डेज का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना समय में डेटा मिलता है, तो यहाँ पे जो वहाँ पे 1 to 5 मिनट में लगता है, यहाँ पे 1 घंटा का आप मिनिमम मान ही लो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिया गया होगा
12 आवर्स का दिया गया है। रिट्रीवल बाय एक्सेस स्टोर्ड डीप आर्काइव हैज एक्सेस स्टोरेज ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 180 डेज। ड्यूरेशन पीरियड जो हमारा है वो हमारा 180 डेज का है। एंड डिफ़ॉल्ट रिट्रीवल जो डिफ़ॉल्ट रिट्रीवल टाइम है वो 12 आवर्स का है। यहाँ पे आप समझ सकते हो, मतलब 12 घंटे आपको लगेंगे मिनिमम डेटा को गेट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद इफ़ यू डिलीट ओवरराइट करते हो तो आपको मिनिमम इतने डेज़ का डेटा 180 डेज़ का मिनिमम यू आर चार्ज फॉर, ठीक है। ये चार्ज फॉर मैंने डाल ही दिया, तो यहाँ हाईलाइट करने डिफरेंट स्टोरेज का बिफोर 180 डेज मिनिमम यू आर चार्ज फॉर इतने डेज, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको नहीं करते हैं। जो अदर मैंने बोला था बल्क रिट्रीवल वो यहाँ पे है। अच्छा ये दिया यूजिंग बल्क रिट्रीवल विच रिटर्न डाटा 48 आवर्स में आपको बल्क रिट्रीवल में मिलता है, ठीक है। 48 आवर्स लगते हैं यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी कम समय था, 12 आवर्स के अंदर ही मिल जाता था, ठीक है। आपको यहाँ पे 48 आवर्स मिलते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर डीप आर्काइव लोवेस्ट कॉस्ट स्टोरेज ऑप्शन है हमारे पास में, ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट, सभी स्टोरेज क्लास में सबसे लोवेस्ट यही है, ठीक है, डीप आर्काइव। less expensive than using Glacier Flexible Retrieval Storage Class। S3 Glacier Flexible Retrieval मतलब पहले वाले से तो वही चीपर, तभी तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। यू कैन रिड्यूस S3 Glacier Deep Archive Retrieval Class बाय यूजिंग बल्क रिट्रीवल विच रिटर्न डेटा विद इन 48 आवर्स, ठीक। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे भी बल्क रिट्रीवल को हम इसको थोड़ा कर देते हैं हाईलाइट, जिससे कि बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था क्या, तो इस तरीके से आप इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हो, ठीक है। आर्काइव ऑब्जेक्ट, रिट्रीविंग आर्काइव्ड ऑब्जेक्ट, तो यू कैन सेट द स्टोरेज क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम S3 ग्लेशियर, ठीक है, S3 ग्लेशियर रिट्रीवल कर सकते हैं आप, और S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव भी कर सकते हो इन द सेम। जैसे कि अब यहाँ पे स्टोरेज आर्काइव कैसे करते हैं, जैसा कि हम लोग अदर क्लासेस को हम सेलेक्ट करते हैं, आगे हम लोग एक बार दिखा भी चुके हैं शायद कि कैसे स्टोरेज क्लास, वैसे ही आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। और लाइफ साइकिल में कैसे करते हो वो भी हम अभी दिखा देंगे जस्ट थोड़ी देर में। मुझे लगता है मैंने लॉगिन नहीं किया था, ठीक है, AWS को लॉगिन नहीं किया था मुझे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में बता देंगे, कोई ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। इन द सेम वे यू डू फॉर द अदर ग्लेशियर रिट्रीवल S3। अब यहाँ पे देखो अंतर, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होगा, और यहाँ पे वही पॉइंट है कि जैसे कि हम लोग उसको अदर जो स्टोरेज क्लास हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में S3 स्टैंडर्ड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, और रिड्यूस रिडंडेंसी हो गया है ना, और फ्रीक्वेंट एक्सेस इंटेलिजेंस टीयरिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। और इसके बाद में हम लोग इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जो हम लोगों ने पढ़ा, तो उनको करते उसी प्रकार आप आर्काइविंग को भी यूज कर सकते हो। बट अंतर वही है कि वो हमारे कुछ जो है मिली सेकेंड में एक्सेस मिलता है, यहाँ पे मिली सेकेंड का कोई एक्सेस नहीं है। जो हमारा है वो फ्लेक्सिबल टाइप का रिट्रीवल यहाँ पे रहता है दोनों में, ठीक है, इन दोनों में बस वही यहाँ पे लिखा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइवर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल एंड S3 ग्लेशियर, हाँ तो यहाँ पे दिया भी देखो, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल एंड S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव ऑब्जेक्ट आर नॉट अवेलेबल फॉर रियल टाइम एक्सेस, ठीक। ये जो है नॉट अवेलेबल फॉर रियल टाइम एक्सेस, यू मस्ट फॉर रीस्टोर देम, इनको हमें पहले से रीस्टोर करना पड़ता है, ठीक है। यू मस्ट फर्स्ट रीस्टोर, तो आपको रीस्टोर करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। कौन कौन से, डीप आर्काइव हमारा और फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो अब जबकि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिस्टेड हैं वो आपको इंस्टेंट रिट्रीवल मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, एनी टाइम। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं। व्हेन यू चूज फॉर S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल आप चूज करते हो, या फिर आप चूज करते हो डीप आर्काइव, ठीक है। डीप आर्काइव क्लासेस योर ऑब्जेक्ट रिमाइंस इन S3, तो वो ऑब्जेक्ट आपके S3 में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि S3 से बाहर चले जाते हैं। स्टोरेज हमारा S3 क्लास ही, तो एक्सेस भी आप S3 से S3 के थ्रू ही करोगे इसको, ठीक है। अब मेन पॉइंट्स यहाँ पे कुछ आते हैं जो हमारा कॉस्ट का या परफॉर्मेंस का हम कंपेरिजन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेटर है, अगर परफॉर्मेंस वाइज सबसे, अगर आपको पता है
अवेलेबल यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात अब ना करो कि ड्यूरेबिलिटी लगभग में सभी में रहती है, ठीक है। 99.9 टाइम्स 9 जो यहाँ पे मैं अब जब से बोल रहा हूँ स्टार्ट से, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। और एक सेकंड मुझे देना, क्योंकि मुझे चेक करना है हमारा सिस्टम। अच्छा नहीं निकाल सकते इसको। हाँ, तो एक्चुअली मुझे वेरीफाई करना था अपना जो भी है, मुझे लगता है क्योंकि मैंने उसको फ्लाइट मोड में नहीं लगाया था, ठीक, उस पर कॉल भी आ सकती थी बट अभी तक तो चलो सही है, नहीं तो मेरा इतना जो समय बर्बाद हो जाता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग, चलो ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी जोन, तो यहाँ पे हम लोग 99% ड्यूरेबिलिटी रहती है। तो वो आप पॉइंट, इसको अवेलेबिलिटी में पॉइंट में अगर देखोगे तो S3 स्टैंडर्ड और S3 स्टैंडर्ड IA, देखो S3 स्टैंडर्ड IA, जबकि हमने वो पढ़ा था यहाँ पे S3 स्टैंडर्ड के बारे में, तो ये 3 जोन में मिनिमम स्टोर होता है, ये भी हमारा मिनिमम 3 जोन में स्टोर होता है, क्योंकि 1 जोन वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सेम होनी चाहिए थी, ये अवेलेबिलिटी यहाँ पे सेम होनी चाहिए, 99.99% है, यहाँ पे 99.9% है, जबकि जोन्स हमारे ग्रेटर इक्वल टू 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 है। यहाँ पे हमारा जो है 30 डेज, यहाँ पे 30 डेज मिनिमम रहता है, क्योंकि 1 जोन IA के बाद इनफ्रीक्वेंट एक्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में 30 डेज मिनिमम डेटा रहता है, बट यहाँ पे कोई डेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डेटा का साइज 128 KB का होना चाहिए मिनिमम, यहाँ पे नहीं है, ठीक, कोई ऑप्शन दिक्कत नहीं है। और ये पर GB में रिट्रीवल फी लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ कि S3 स्टैंडर्ड IA भी दोनों 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 जोन्स में स्टोर होते हैं, बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी डिज़ाइन फॉर 99%, यहाँ पे 99.9% के हिसाब से क्यों डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे मतलब यही रखता है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा रिट्रीवल एक्सेस आएगा, इस पर लोड ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे इसीलिए इसमें 99.99% अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है। अदर जबकि यहाँ पे 99.9%, क्योंकि एक्सेस इसका बहुत कम रहता है, फ्रिक्वेंटली नहीं, नॉन मतलब बहुत कम फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत कम रिक्वेस्ट इसमें आएंगी, तो उसी प्रकार से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम आएंगे, अगर इंटेलिजेंस अदर में आएंगे, इंटेलिजेंस टीयरिंग में आते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस टीयरिंग में आएंगे और 1 जोन में आएंगे, S3 1 जोन IA। अच्छा, 1 जोन में देखो यहाँ पे, और S3 स्टैंडर्ड IA और 1 जोन IA दोनों एक साथ में मैंने पढ़े थे ना इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। तो यहाँ पे 1 जोन, अगर जो एक जोन कम कर देते हैं तो इसमें कितना डिफरेंस रहता है, वहाँ पे 9.9 था, यहाँ पे 99.5 है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस 1 जोन का इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में नहीं पड़ा अवेलेबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 99.5 हुआ है, ठीक। और ड्यूरेबिलिटी उतनी ही रहेगी, यहाँ पे हमारा अवेलेबिलिटी जोन एक ही रहता है, क्योंकि आपको पता है, बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन हमारा 3 था, क्योंकि हमें यहाँ पे जोन की बात ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टीयरिंग में अगर देखा जाए तो ये अवेलेबिलिटी 99 ड्यूरेबिलिटी इतनी 99.9 टाइम्स 9 अवेलेबिलिटी इसकी 99.9% रहती है। और इसमें चूँकि हमारे पास में आर्काइव्स ज़्यादा रहता है, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली एक्सेस बहुत कम ही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्रिक्वेंट एक्सेस में जाता है, बट इनफ्रिक्वेंट में जाता है, फिर हमारा आर्काइविंग में जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। बाकी जो हमारा 1 जोन IA था, इनफ्रिक्वेंट चूँकि एक्सेस है तो इनफ्रिक्वेंट की बात थी, तभी यहाँ पे 128 KB मिनिमम डेटा 30 डेज मिनिमम, तो ये यहाँ पे डाल रखा है, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं अभी, ठीक है। इसके बाद में S3 एक्सप्रेस 1 जोन, ये काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा रहता है, और इसका एक सेकेंड में 1000 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है, इतना पावरफुल होता है ये, ठीक है।
तो इसी प्रकार इसमें 99.99 की जगह 3 स्टैंडर्ड से फिर भी देखो अवेलेबिलिटी इसकी कम है थोड़ी, क्योंकि ये जोन यहाँ पे कम कर जोन सिंगल जोन रहता है यहाँ पे, तो 99.95 रहता है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी उतनी ही है हमारी। बाकी आगे एक्सप्रेस जोन ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन सिंगल AWS अवेलेबिलिटी जोन दैट यू चूज, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन सिंगल रहता है। ग्लेशियर की बात करेंगे, S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट रिट्रीवल, तो यहाँ पे S3 ग्लेशियर में देखो कि सभी में जोन जो हमारे 3 ही रहेंगे, यहाँ पे ये भी 3 जोन है, ये भी 3 जोन मिनिमम, ये भी 3 जोन मिनिमम है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी सभी में सेम रहेगी, और अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो वो भी लगभग सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे भी S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल है 99.9%, यहाँ पे S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव है 99.99%, बट यहाँ पे सिर्फ 99.9% दिया गया, क्यों? इंस्टेंट रिट्रीवल, S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल के लिए। लॉन्ग लाइफ डेटा एक्सेस वंस अ क्वार्टर विद मिनिमम मिलीसेकंड एक्सेस, ये देखो क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का दिया गया है, 90 डेज, ये भी 90 डेज का होगा। लॉन्ग लाइफ डेटा वंस अ ईयर, डेटा आर्काइव डेटा एक्सेस्ड once a year with retrieval time of minute to hours, access less than once a year with minimum retrieval, बट वैसे यहाँ पे देखा जाए तो जो रेंज थी इंस्टेंट आर्काइव, इंस्टेंट रिट्रीवल और फ्लेक्सिबल रिट्रीवल दोनों में 90 डेज रहता है, ठीक है। क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, इसको बाईपास करके ही इसमें जाते हैं मोस्टली, ठीक। तो ये था, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। RRSS जो रिड्यूस रिडंडेंसी जो हमारा स्टोरेज है, ये नॉट रिकमेंडेड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन क्रिटिकल फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा विद मिलीसेकंड एक्सेस, मतलब जो डेटा कितना क्रिटिकल नहीं है उसी को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया 0.01% डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है, वही चीज़ को हमने यहाँ पे भी डाला हुआ है, बट यहाँ पे हमने तो अलग तरीके से थोड़ा डाला हुआ है। डिफरेंट टाइप की टेबल है यहाँ पे, डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन फॉर अवेलेबिलिटी, SLA, अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है, मिनिमम। तो इसको याद करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसको मैं हट जाता हूँ। और यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं वो हम आप बिल्कुल सिंपल वही पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोस्टली, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मिल जाएंगे आपको। तो आज से हमारा स्टोरेज क्लासेस पढ़ चुका है, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेमो देखते हैं। अच्छा मेरा मैं सोच रहा था इसको कुछ AWS कंसोल, एक्चुअली लॉगिन मैंने नहीं किया, बट वही है, स्क्रीन शेयर करके 1 मिनट में लॉगिन कर देता हूँ। अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे S3 सर्च करोगे और यहाँ पे जाओगे आप। हालांकि मैंने फाइल मेरे पास बकेट अभी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बकेट्स में जाओगे और आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो बकेट्स में जाओगे तो ये आपको बकेट्स मिल जाएंगे, ठीक। साइड में हो जाता हूँ मैं।
और बकेट जो मिल इसके बाद में आप देखोगे जो बकेट आपको क्रिएट करना बता ही दिया मैंने, हालांकि अभी नेमिंग कन्वेंशन बकेट्स के बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर यही लाते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमें बतानी है, नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, है ना। तो ये आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, जो आपने फाइल डाली थी। और अब बाकी जो ऑपरेशन है ये मैं सारे बता ही चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ साइकिल को कॉन्फ़िगर करवा सकते हो। पहले नहीं किया था ना इस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें, बट बाद में भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, इंटेलिजेंस स्टीयरिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो ऐसे करके। नेम दे सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में बता सकते हो कि किस बकेट में डालना है या किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल मैनेज करनी है आपको, वो यहाँ पे प्रीफिक्स डाल सकते हो। और अनेबल डिसेबल यहाँ पे करना है, अभी तो अनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। ऑब्जेक्ट टैग यहाँ पे दे सकते हो, ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए टैग भी दे सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था कि आर्काइव रूल्स एक्शन, यहाँ पे अच्छा मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको आर्काइव एक्सेस टीयर और डीप आर्काइव एक्सेस टीयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, आर्काइव में ले जाना चाहते हो कितने दिनों में, यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप डीप आर्काइव में ले जाना चाहते हो तो वो कितने दिनों में ले जाना चाहते हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 90 डेज रहता है। यहाँ पे जो मैंने बोला कि 90 डेज रहता है, तो यहाँ पे देख लो आप दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड अप टू मैक्सिमम आपको 730 डेज यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। 730 डेज यानी कि मान लो हमें पहले से ही आइडिया है कि 730 डेज तक हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डेटा की मिनिमम 2 साल के लिए तक कि हम एक्सेस करेंगे ही नहीं, तो आप डाल दो यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम इतने साल, या 2 साल के बाद में हम यहाँ पे मूव करेंगे। सॉरी ये भी यहाँ पे क्योंकि हम आर्काइव करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव डेज विदाउट एक्सेस बिफोर टीयरिंग डाउन टू द आर्काइव एक्सेस टीयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन बोथ आर सेलेक्टेड, डीप आर्काइव टीयर मस्ट वैल्यू मस्ट बी लार्जर देन। और यहाँ पे जो पॉइंट्स कुछ दिया वो भी देख लेते हैं। अच्छा ये वही पॉइंट है जो हमने इंस्टेंट एक्सेस वाला जो बाईपास करके हम यहाँ पे डालते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ बाईपास द आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस वाले को बाईपास करके, जैसे कि हम अपनी कॉस्ट को 10% लगभग में कॉस्ट मिनिमम आवर्स रिट्रीवल टाइम्स, वेयर एज द आर्काइव इंस्टेंट एक्सेस टीयर डिलीवर द सेम मिली सेकेंड एक्सेस टाइम एज अ फ्रिक्वेंटली इनफ्रिक्वेंट एक्सेस टीयर। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप आर्काइव या डीप आर्काइव यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। $90 डेज हो गया। अगर हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो 90 डेज तक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में ऑटोमेटिकली 182 डेज में 182 डेज यहाँ पे ले लिया अपने आप, ठीक है। आई थिंक 180 नहीं लिया ना, कि हमने कर दिया था, नहीं ले लिया, ठीक है। तो 180 डेज़ के बाद में फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 180 डेज़ के बाद। तो इस तरीके से हम लोग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को कि अगर हमें ट्रिगर कर पाए, मतलब इवेंट ट्रिगर करवाना है, S3 पे कोई फाइल आती है तो हमें इवेंट ट्रिगर हो जाए और वो इवेंट ट्रिगर हमारा हिट कर दे, लैम्डा फंक्शन को कर दे या नोटिफिकेशन कर दे, SQS परफॉर्म कर दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। अभी हम दिखाते हैं आपको। इंटेलिजेंस टीयरिंग कॉन्फ़िगरेशन हम हटाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। वर्जनिंग जैसे बकेट वर्जनिंग है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवाना है, वो भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये चीज़ें करेंगे। डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन अभी है, चलो इसको कोई बात नहीं। इसके बाद में आता है ये AWS क्लाउड ट्रेल डाटा इवेंट, ठीक है, AWS क्लाउड ट्रेल डाटा इवेंट। तो लॉग हो गए, जो क्लाउड ट्रेल में भेजना चाहते हो वहाँ पे भी भेज सकते हो, ठीक है। हालांकि लॉग हमारा क्लाउड ट्रेल से ही होकर आता है आई थिंक, और या फिर लॉग को जो एप्लीकेशन लॉग होता है उसको S3 में डाल करके क्लाउड ट्रेल को भी दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप उसमें फ़िल्टर्स मल्टीपल जो है मल्टीपल थिंग्स वहाँ पे, क्योंकि वॉच क्लाउड वॉच टाइप वहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाता है, ठीक है। और लॉग को आप एनालिसिस भी कर सकते हो, वहाँ पे कुछ लॉग को पॉइंट्स को रीड करना है, पर्टिकुलर एक्सेप्शन या कुछ और, तो अलार्म लगानी है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट लॉग एक्सेलरेशन
वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने हैं, लेकिन जो मैं इवेंट नोटिफिकेशन ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो, देखना कितने प्रकार के इवेंट हम लोग बना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे, देख लो यहाँ पे तो चलो नेम हो गया, प्रीफिक्स हो गया, इमेज जिसके लिए करना, ऑब्जेक्ट के लिए करना, ऑल ऑब्जेक्ट के लिए इवेंट करना है, या रिमूवल, ऑल ऑब्जेक्ट रिमूवल, या अगर कोई डिलीट मार रहा है उसके लिए आपको करना है, परमानेंटली डिलीट कर रहा है या डिलीट मार्कर क्रिएटेड, ठीक है। रिस्टोर ऑब्जेक्ट इवेंट, तो उस टाइप रिस्टोर जब होता है ना, तब वो इवेंट के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट एशियल इवेंट, ऑब्जेक्ट टैगिंग इवेंट्स, टैग करने के लिए, रिप्लिकेशन इवेंट, रिड्यूस रिडंडेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इवेंट्स हम लाइफ साइकिल ट्रांजिशन, जब भी ट्रांजिशन होता है, ठीक, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो जाता है या डिलीट मार्कर एडेड बाय लाइफ साइकिल, इंटेलिजेंस टीयरिंग, तो ये सभी में कर सकते हो। इसके अलावा भी हैं, देखो ये मैं बता रहा, लैम्डा फंक्शन, एसएनएस टॉपिक पे भी आप कर सकते हो, एसक्यूएस क्यू पे भी कर सकते हो, ठीक है। इवेंट जनरेट कर सकते हो, जैसे कोई फाइल या कोई आती है, मान लो फाइल, न्यू फाइल ऐड किया, तो एसक्यूएस जो हमारा है एसक्यूएस टॉपिक वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो, जिससे कि वहाँ पे हो सकता है कुछ अलग दूसरी जगह हमें भेजना हो डेटा, ठीक, क्यू के थ्रू, या हमें एसएनएस टॉपिक नोट जो है उस पर टॉपिक यानी मैसेज ऐसे कहीं पे भेजना है, ठीक है, प्रोसेसिंग ईमेल या मैसेज, तो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रिगर करवा सकते हो। लैम्डा फंक्शन हो सकता है उस फाइल के बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करानी हो, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोड रन करवाना हो, पर्टिकुलर कोड, तो उसके लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे नाम भी दे सकते हो कौन सा लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करवाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ तो हम दिखा भी सकते हैं, बट वही है कि लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। बट लैम्डा फंक्शन जब जस्ट इसके बाद पढ़ाने वाले हैं तब हम यहाँ से बताएंगे, तो इसलिए रिवाइज भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।